प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के लग्न, नवमांश, दशमांश और आदि अन्य भावों के अध्ययन के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जो लोग नया देख रहे हैं मुझे, उन्हें मैं बता दूं कि ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। पिछला हिस्सा कल प्रसारित किया जा चुका है। वहाँ मैंने उस कार्यक्रम में लग्न कुंडली का विस्तार से अध्ययन किया था। अगर आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं तो ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। अब आगे बढ़ता हूँ। आप कार्यक्रम में लग्न, नवमांश चार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं झट से आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूँ। बात यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कल लग्न कुंडली का अध्ययन किया था, जहाँ पे इनके कुछ सवाल थे उसमें कि गुरु, राहु और केतु का प्रभाव कैसा है। गुरु कमजोर हैं और केतु जहाँ बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं। व्यक्ति के अंदर शनि भी बैठा है वहीं पे उस भाव में। धार्मिक तत्व, पितरों का आशीर्वाद और पिता का लाभ व्यक्ति के जीवन में हमेशा से मिलता रहेगा। दाम्पत्य ठीक रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति चंद्रमा जाकर के बैठे हैं राहु के साथ शुभ ग्रह की राशि में, और बुध वहां से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं शुक्र जैसे ग्रह के साथ। यानी कि चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध किससे बना? तृतीय भाव के अधिपति के साथ। मिथुन राशि का है जातक, प्रेमी होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का। ये सारी चर्चाएं मैंने कल कर रखी हैं। यहाँ पे मन थोड़ा कमजोर रहेगा। गुरु, शनि और केतु का प्रभाव व्यक्ति को धार्मिक, गुरु की दशा जब भी चले व्यक्ति धार्मिक कृत्य कर सकता है। केतु की दशा जब भी चले व्यक्ति धार्मिक कृत्य कर सकता है। कोई नया काम शुरू करना हो तो गुरु की दशा में आराम से कर सकता है। जन्म कुंडली में अगर हम विचार करते हैं नवमांश कुंडली में, तो नवमांश कुंडली के लग्न को देखिए। यहाँ 4 नंबर की राशि बनती है। लग्न के अधिपति बनते हैं चंद्रमा। वो जाकर के पंचम भाव में नीच राशि के बैठे हैं। पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो और वो मन से परेशान ना हो। दाम्पत्य में बंधने के बाद व्यक्ति की कुंडली में स्थिति देखता हूं तो यहाँ गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि है। गुरु अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। मंगल यहाँ पे जन्म कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति। योग कारक स्थितियां बना करके भाग्येश के साथ, जो कि गुरु हैं, स्थिति में चतुर्थ भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। ऐसी स्थिति में कि पंचम भाव के अधिपति नवमांश में मंगल और नवम भाव के अधिपति नवमांश में गुरु, इन दोनों का योग जन्म कुंडली में दशम स्थान से बन रहा है। यानी कि दाम्पत्य का संबंध अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति का संबंध चतुर्थ भाव से भी बना और नवम भाव के अधिपति का संबंध चतुर्थ भाव से बन रहा है। गुरु वक्री हैं, इस वजह से व्यक्ति को शुरू से ही धार्मिक दृष्टिकोण के विकास करने की संभावनाएं बन कमजोर रही हैं। पर ग्रह अगर मूल त्रिकोणस्थ होकर के नहीं अगर देखता हूं तो डिग्री में गुरु 0 डिग्री 13 कला के हैं, यानी कि मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर भाग्य का लाभ, ज्ञान का लाभ, ज्ञान का सुख, वाणी का सुख और पराक्रम का लाभ, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव का विद्या का लाभ, ये सारी चीजें मिल रही हैं। ग्रह वक्री है, इस वजह से थोड़ा कमजोर भी होगा और कहीं ना कहीं उसके फलों में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ये सारी चर्चा मैंने कल भी करी थी। यहाँ पे भी चतुर्थ भाव पे पंचम और नवम के अधिपति की दृष्टि, सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शनि। ये जाकर के जन्म कुंडली में मंगल की राशि में बैठे हैं, पर पंचम भाव में बैठे हैं। विवाह मिलाकर के हो तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। मंगल की राशि में सप्तम भाव का अधिपति बैठा है और मंगल उसको देख भी रहे हैं 8वीं दृष्टि से। ये मंगल अपने मित्र के साथ बैठे हैं, 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। दाम्पत्य के बाद लक्ष्मी की स्थिति कमजोर नहीं देख रहा हूं, पर हां, चूंकि लग्न के अधिपति का नीच का जाना और शनि जैसे ग्रह के साथ बैठना, जो कि इस कुंडली में 7वें और 8वें भाव के अधिपति होते हैं, थोड़ी तो कमजोरी है। और ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सम संख्या का निर्माण होता हो और वो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता हो, स्थिति चाहे कितनी भी टालम टोल या फिर कमजोरी वाली बने, चंद्रमा, गुरु और मंगल की दशाएं जातक के जीवन में सुलभता से व्यक्ति की समस्याओं को निजात दिलाने वाली हो जाएंगी। क्लियर है? ये बात चतुर्थ और दशम की है। लग्न की बात करी, दशम भाव में गुरु और मंगल का बैठना, दाम्पत्य अच्छा रहेगा। मैंने कल चर्चा करी थी कि किन किन राशियों के जातिकाओं से जातक का विवाह हो सकता है। व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण दोष है,
गुरु केतु एक साथ बैठे हैं, गुरु कमजोर हो रहे हैं और साथ ही साथ वहां शनि भी बैठा है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में स्थितियां धर्म को अपनाने की कमजोर ना हो, इसका ख्याल हमेशा ही रखना होगा। क्योंकि मन भी परेशान, सूर्य नैतिक तत्व का ग्रह 12वें में जा रहा है, केंद्र खाली है, इसका कोई असर नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य लग्न का प्रभाव कर रहे थे और यहां पे भी राहु बैठे थे, शनि भी यहीं बैठे हैं। तो इस वजह से डरने की बात नहीं है कि व्यक्ति की कुंडली में केंद्र खाली है। क्लियर है ये बात? अब आपको थोड़ी सी चर्चा में दशमांश कुंडली पे लेके आता हूं। इसको समझने वाली बात यहां इसलिए होती है, एक चीज और बता देता हूं। यहां पे लग्न के अधिपति जो चंद्रमा हैं वो बैठे हैं पंचम भाव में, अनुराधा नक्षत्र में। ये शनि का नक्षत्र होता है और शनि के साथ बैठे हैं। न्याय प्रियता रहेगी पर मन का मेल असंभव सा दिखता है, या मन का मेल थोड़ा सा खटर पटर में जरूर रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति शनि पे मंगल की दृष्टि है, वो थोड़ा बहुत तो अपना असर जरूर रखेगा, बिल्कुल। और व्यक्ति की पत्नी धार्मिक होंगी, दृष्टिकोण अच्छी होगी, पर जरा मंगल को देखिए तो मंगल की नीच दृष्टि लग्न पे जा रही है और ये ठीक नहीं होता है। पंचमेश अगर योग कारक स्थिति बनाते हो पर नीच की राशि को देखेंगे जहां का अधिपति खुद ही नीच का है, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं दाम्पत्य को कमजोर करने पे उतारू भी होंगी। और ऐसी स्थिति में कि जब भी शनि की दशा आए तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। क्लियर है? मंगल के चंद्रमा के बाद अगर बात करता हूं तो शनि नवमांश कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र के बैठे हैं और वो कहां बैठा है? जन्म कुंडली में जाकर के 12 में, खुद की राशि में। पत्नी वाचाल ना हो और खर्चीली ना हो और झगड़ालू ना हो, इसका भी जांच कर लेना चाहिए। हालांकि कर्क लग्न बन रही है, लग्न में स्थिति कर्क लग्न की बने तो व्यक्ति सोचने वाला होता है, हाजिर जवाब होता है, धार्मिक दृष्टिकोण को रखेगा पर रिजर्व रहने वाला होता है, कम बोलने वाला होता है। ऐसी स्थितियां भी दिखती हैं। न्यायप्रियता से व्यक्ति जीवन का निर्वाह कर लेगा क्योंकि चतुर्थ भाव पे स्वयं जब गुरु देखेंगे और वैसे भी मंगल देख रहा है तो स्थिति खराब नहीं है, प्रेम पूर्वक रहेंगी बातें। पर हां, चूंकि ये व्यक्ति मेष लग्न का है और मंगल दूसरे भाव में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में वाणी में स्थिरता जरूरी है। वो जल रहा हो सकता है क्योंकि गुरु भी थोड़े से असंतुलन में जा रहे हैं, वो कमजोर है ना, इस वजह से। और सूर्य जो व्यक्ति को बांधने का काम करता है, उसके नेचर को, उसके प्रकृति को एक सही दिशा देने का काम करता है। गुरु थोड़े से असंतुलन में हैं, वो शनि के साथ हैं, राहु केतु के साथ हैं, चंद्रमा असंतुलन में है क्योंकि ग्रहण दोष में है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को कमजोरी की तरफ भी ले जा रही हैं। क्लियर है? अब आइए आपको दशमांश कुंडली का दर्शन करा देता हूं। बाकी अगर बातों में बता दूं तो नवमांश कुंडली में बुध पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, ये ठीक होता है। व्यक्ति की पत्नी धन खर्च करने वाली होंगी पर सही जगह पे, क्योंकि वहां पे शुभ ग्रह की राशि बनी है और शुभ ग्रह वहां बैठा भी है। बुध 12वें है, बोलने वाली ज्यादा हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर मंगल की बात करता हूं तो कृतिका नक्षत्र में बैठा है, सूर्य बढ़िया बैठा है यहाँ पे, ये अच्छा है मित्र की राशि में। और अपने अगर देखता हूं तो धन भाव का अधिपति होकर के धर्म भाव में बैठा है, यहां भी धन भाव का अधिपति जाकर के उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। और साथ ही साथ वो जन्म कुंडली में पराक्रमेश के साथ बैठ रहे हैं। व्यक्ति अगर खुद का काम करे, खुद का अगर कोई भी व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। और वैसे भी ये व्यक्ति मंगल से है, मंगल इनकी कुंडली में अगर देख रहा हूं तो अवस्था में कमजोर नहीं है क्योंकि डिग्री में 13 अंश के हैं, वो युवा कहे जाएंगे, नक्षत्र ठीक था। ये बात यहां तक समझ में तो आ रही है। अब एक बार आप लोगों को इनकी कुंडली का दशमांश दिखा देता हूं। दशमांश कुंडली बनता है, कर्क लग्न का लग्न बना, कर्क लग्न में यहां पे बन रही है कर्क लग्न दशमांश कुंडली में, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं पर सूर्य के साथ बैठे हैं। अब जरा विचार करिए तो यहां पे दशमांश कुंडली अगर कर्क का बना, यहां चंद्रमा बैठ गए, स्वग्रही बैठ गए, और इनकी कुंडली में धन का अधिपति सूर्य आकर के लग्न में ही आ रहा है। मतलब क्या है? लग्न और धन के अधिपति एक साथ बैठे तो हैं पर वो अमावस्या दोष भी होगा। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में, मैंने बात शुरू में कही थी ना कल वाले कार्यक्रम में, कि कंफ्यूजन में ना रहे। शुरू में ही व्यक्ति को एक डायरेक्शन दे देना चाहिए कि इस दिशा में ही जाना है और यही काम करना है। इनकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि का था, उसके भटकने का खतरा संभव है। इस वजह से हालांकि एक बात और देख रहा हूं कि दशमांश कुंडली में शुक्र यहीं बैठे हैं, 7 नंबर की राशि बनती है, यहीं बैठे हैं, और यहां से बैठ करके वो जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख रहे हैं। लग्न में ही चंद्रमा जैसा ग्रह और व्यवसायिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला व्यक्ति नौकरी करने से ज्यादा खुद का काम करे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करे,
तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। केंद्र कहीं ना कहीं अगर मैं देख रहा हूं तो चतुर्थ के अधिपति राहु के साथ है। राहु का संबंध जन्म कुंडली में 12वें भाव से केंद्र में जा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम कर लेना चाहिए। दशमांश कुंडली में दशम स्थान का अधिपति या लग्न कुंडली में दशम स्थान के जो अधिपति हैं वो बनते हैं शनि। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली में दशम स्थान के अधिपति बनते हैं शनि। वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के नक्षत्र में। अब इसी चीज को कि शुक्र को देखिए, सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, तो इन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा मजबूत चंद्रमा बने तो चंद्रमा लग्न में मजबूत बना। नवमांश कुंडली में वो लग्नेश बन जाता है पर नीच का है, पर उसका नीचत्व भंग हो रहा है क्योंकि मंगल देख रहे हैं और वो शनि के साथ बैठा है। लग्न और सप्तम के अधिपति एक साथ बैठते हैं तो ये अच्छी बात हो जाती है व्यवसाय के लिए, क्योंकि लग्न से भी देखना होता है और सप्तम से भी देखना होता है व्यवसाय, और जाकर के दोनों पंचम भाव में बैठे हैं। दशमांश कुंडली में चंद्रमा लग्न के अधिपति होकर के लग्न में बैठे और शुक्र स्वग्रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शुक्र से संबंधित व्यवसाय या फिर शुक्र की दिशा में या फिर चंद्रमा के से संबंधित या चंद्रमा की दिशा में, वायव्य कोण या आग्नेय कोण, व्यक्ति के जन्म स्थान से जिधर भी जाना चाहता है इन दोनों दिशाओं में जा सकता है। और दूसरी बात, व्यक्ति की कुंडली में अगर देख रहा हूं तो पंचम भाव में बुध यहां खुद बैठे हैं, मंगल की राशि, और वो मंगल उसको देख भी रहे हैं। यहां पे 8 नंबर लिखा दशमांश कुंडली में, और यहां का अधिपति 11वें भाव में बैठ करके पुनः इसको देख रहा है, और यहां बुध बैठे हैं जो 12वें भाव के अधिपति होंगे। विदेश से जाकर के स्थापित करे संबंध और धन कमाना चाहे, जन्म स्थान से दूर जाने का यही इशारा होता है। अब क्या बताऊं, विद्या भाव के बारे में चर्चा कर देता हूं। विद्या भाव में सूर्य और शनि लग्न में ही बैठे हैं। मेष लग्न की कुंडली बनेगी D24 चार्ट यानी कि चतुर्विशांसा, और वहां पे सूर्य और शनि का एक साथ बैठना व्यक्ति के आलसी होने का भी प्रमाण देता है। व्यक्ति बहानेबाज होगा, बहाना भी कर सकता है पढ़ने के दौरान, इस चीज का ख्याल रखना होगा। पंचम भाव में गुरु खुद की राशि में बैठे हैं विद्या भाव में, और यहां पे जो स्थिति देख रहा हूं अपनी राशि में नहीं, मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में, वो अकेले हैं। इस वजह से भी बात ये बनती है कि व्यक्ति पढ़ने का प्रयास करेगा पर अड़चने भी आएंगी। ये बात की है, पर वो आरंभ अगर करना होगा तो कभी भी व्यक्ति विद्या अध्ययन के लिए आरंभ करे तो अच्छे मुहूर्त को देख ले। अपने जन्म के नक्षत्र के दिन से विद्या आरंभ करा जा सकता है, पूर्णिमा से आरंभ किया जा सकता है, अमावस्या से भी आरंभ किया जाता है, जन्म के नक्षत्र से आरंभ किया जाता है, जन्म के दिन से आरंभ किया जा सकता है। ये सारी चीजें व्यक्ति की कुंडली में अच्छी बन रही है। घबराने की बात नहीं है, केंद्र खाली नहीं है, वो कहीं ना कहीं सूर्य से प्रभावित है, शनि राहु का केतु का प्रभाव है। व्यक्ति की कुंडली में एक कमजोरी मैं जो देख रहा हूं, राहु को यहां नहीं बैठना था, अगर वो यहां बैठता तो ज्यादा ठीक होता। हाँ, और गुरु को वक्री नहीं होना था और बाल अवस्था का या कमजोर नहीं होना था, वो कमजोर हो रहे हैं। चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगना था, वो लगा हुआ है, मन को परेशान कर सकता है क्योंकि वो पापग्रह बन रहा है। कमजोरी और ध्यान रखने वाली चीज क्या है, व्यक्ति को पहले से ही एकदम क्लियर विजन दे दीजिए कि तुम्हें यहीं जाना है और यही करना है, अपना व्यवसाय कर ले तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अगर कुछ काम करना होगा तो टेक्निकल सेक्टर में जा सकता है, मैंने कल भी ये बात सिद्ध करी थी। और दूसरी बात, व्यक्ति अगर शुक्र से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित भी अगर कोई कार्य करना चाहता है, इनकी दिशाओं में जाना चाहता है, बिल्कुल जा सकता है। लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में मंगल हैं, व्यक्ति कटु वचन भाषी ना हो, शुद्ध बोले, सबका आदर सम्मान करे तो ज्यादा अच्छी बात है। हालांकि ये सबके लिए अच्छी बात है, पर ये मंगल जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे कई बार चांस ज्यादा है कि व्यक्ति थोड़ा तीव्र बोले, तीखा बोले, और पिच जो होती है वो थोड़ी कठोर होती है। सूर्य 12 में है, नैतिक तत्व का ख्याल रखना होगा, व्यक्ति गलत मित्रों और गलत संगति में ना जाए, इस बात का हमेशा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। विद्या भाव का अधिपति सूर्य 12 में गया है, और ऐसी स्थितियां ठीक नहीं होती हैं विद्या अध्ययन के लिए, क्योंकि याद करिए चतुर्विशांसा कुंडली में सूर्य उच्च के थे पर शनि भी साथ में थे, तो थोड़ी बहुत खटपट होगी। चतुर्विशांसा कुंडली में 5 नंबर की राशि में गुरु बैठे थे पंचम भाव में, ये ठीक नहीं होता है अकेले बैठना। अब बाकी चीजें तो मैंने बता रखी हैं, दाम्पत्य की चर्चा करी, धन ठीक है, समस्या नहीं है, क्योंकि धन भाव में खुद लग्नेश शुक्र की राशि में बैठे हैं और वो ठीक है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से आता हुआ ज्यादा देखा जा रहा है, ये चीजें बनती हैं। दाम्पत्य ठीक है क्योंकि खुद गुरु देख रहे हैं तो सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। दशमांश कुंडली में मैंने बात करी है, चंद्रमा खुद बैठे हैं पर वो अमावस्या दोष भी लगा रहे हैं, धन होगी पर व्यक्ति कंफ्यूजन में भी रह सकता है।
इस वजह से व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आराधना करनी चाहिए वो सूर्य की और साथ ही साथ शिव जी की। अब आज का कार्यक्रम खत्म करता हूं। मुझे लगता है मैंने सारे सवालों के उत्तर दे रखे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब इस कुंडली में कुछ भी बताना बाकी मुझे नहीं लगता है। इस कुंडली में कौन कौन सी दशाएं ज़्यादा अच्छी जाएंगी वो बता देता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा सामान्य जाएंगी, क्लियर है। मंगल की दशा बहुत अच्छी जाएगी। बुध की दशा कमजोर जाएगी, पक्की बात है। मैं बीच में और कंफ्यूजन वाले स्टेट में नहीं रखता, जाएगी मतलब जाएगी। गुरु सामान्यतया, शुक्र शनि राहु केतु की दशाएं परेशान करने वाली होंगी, तो इस दौरान किसी भी तरीके से व्यक्ति को बचाना होगा, बचना चाहिए और व्यक्ति को रिस्क लेने से डरना चाहिए। होरा कुंडली में भी अगर देखता हूं तो गुरु चंद्रमा और सूर्य की दशाएं व्यक्ति की कुंडली में मील का पत्थर साबित होने वाली हो सकती हैं। शुक्र शनि राहु केतु और मंगल की दशाएं सामान्य जाएंगी। ये दोनों ही स्थितियों के आधार पर सामान्यतया कुंडली को मैं अच्छे तरीके से देखने के बाद यह बात समझ रहा हूं कि व्यक्ति की कुंडली कार्मिक ज्यादा है, भाग्य भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि भाग्य कमजोर है, क्योंकि मैं जहां तक समझ रहा हूं वैसी स्थिति में शुक्र बुध हैं पंचम भाव में, शनि केतु भी हैं भाग्य भाव में, राहु गुरु की राशि में बैठा है, वो ठीक है। प्रतियोगिता शामिल रहेगी, हो सकता है कि एक के बाद एक काम को करना पड़े लगातार, पर जीत अवश्यम भावी निश्चित रूप से जातक की ही होगी। अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे सोमवार के कार्यक्रम, रविवार के कार्यक्रम में देखता हूं, अगर बनाने की स्थिति रही तो बना दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।